नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। तारीख 23 जुलाई, दिन होगा मंगलवार, यानी कि कल का दिन, और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। ये मोदी 3.0 का पहला बजट होगा और बजट से ठीक एक दिन पहले यानी कि आज आर्थिक सर्वे पेश किया गया है। हर साल बजट से पहले आर्थिक सर्वे देश की आर्थिक सेहत का पूरा लेखा जोखा बताता है। तो इस बार आर्थिक सर्वे में क्या आया है और इस आर्थिक सर्वे से हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि कल का आने वाला बजट कैसा होगा, किस क्षेत्र को क्या कुछ मिलेगा, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया। आर्थिक सर्वे 2024 के मुताबिक इस फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी बढ़त दर 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। साथ ही ये भी कहा गया कि महंगाई काबू में है और जियोपॉलिटिकल चुनौतियों के बावजूद इकोनॉमी की स्थिति अच्छी है। इस आर्थिक सर्वे में कृषि पर फोकस बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आर्थिक सर्वे के बाद कल संसद में बजट पेश किया जाना है। ये मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट है। ऐसे में किसान, कारोबारी और महिलाओं को खासतौर से इससे काफी उम्मीदें हैं। सैलरी तो नहीं बढ़ रही है, पर बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ा दी जा रही है। हाँ, उसमें भी दिक्कत हो रही है। अगर किसी के यहाँ 2 बच्चे हैं तो उसको फिर फीस भी उस हिसाब से, एक है तो भी दिक्कत हो रही है। घर का भी राशन पानी सब महंगा हो रहा है, तो सैलरी भी बढ़ाना चाहिए। 300 रुपए लेके जाओ सब्जी के लिए तो पता भी नहीं चलता है कि 2-3 दिन की मात्र सब्जी आती है। टमाटर 120 रुपए किलो, दाल के दाम एकदम से बढ़ गए हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि जिस तरह से सरकार के कर्मचारी जो होते हैं उनको 60 साल की रिटायरमेंट के बाद जो उनको पेंशन मिलती है, इस तरह 60 साल की रिटायरमेंट के बाद किसान को भी 10,000 रुपए की पेंशन सरकार इस बार बजट में देने का काम करे। डाई का कट्टा 900 रुपए का है। वेट कम कर दिया गया, पहले 50 किलो का था, 5 किलो का कर दिया गया। किसानों के बारे में सोचें ज्यादा से ज्यादा और किसानों के बच्चों के बारे में सोचें। इनके अलावा छात्र और युवा भी बजट से बड़ी आस लगाए हुए हैं। थोड़ा सा एक मिडिल क्लास में जो एक्सपेक्टेशन है, जो लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिले फ्रॉम द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो रियल एस्टेट के जो कॉस्ट हैं, इट्स गोइंग वेरी हाई। जो एक आम आदमी पहुंच से बहुत बाहर जा रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एजुकेशन का जो कॉस्ट है दैट इज वेरी हाई, उसको थोड़ा फोकस कर सकते हैं। पहले टैक्स रेट, होम लोन का रेट कम हुआ था, लेकिन ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। डिमांड भी बढ़ रही है, हम समझ रहे हैं कि होम महंगे हो रहे हैं, बट फिर भी एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन लाना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो मिडिल क्लास की रेंज में आए। ये बीइंग अ स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ कि अभी जो इस पे मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट ज्यादातर काम करे और बहुत ज्यादा फोकस लगाए, वो है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। बीइंग अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ आपको। पिछले 3-4-5 साल में जो चीज सबसे ज्यादा चेंज हुई है यूथ के अंदर, वो उनका माइंडसेट हुआ है। बीइंग अ जॉब सीकर टू बीइंग अ जॉब गिवर की तरफ जो यूथ का माइंडसेट गया है, नहीं मुझे जॉब गिवर बनना है, मुझे टीयर 1, टीयर 2, 3 सिटीज के अंदर जॉब की प्रोडक्शन करनी है, चाहे अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, एक चीज मैं चाहता हूँ जो इंट्रोड्यूस की जाए, दैट इज स्किल बेस्ड रिजर्वेशन। उस चीजों के लिए हर स्टेट का अपना अपना रेगुलेशन कमेटी तो रहता ही है, जिसमें से उनको इंडस्ट्री ट्रेनिंग और इन चीजों के लिए थोड़ी बहुत फंड अलग से निकाल के रखना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई तो 15-20 सालों से वही रहा जा रहा है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी बदलते आ रही है, वो काम करने की तकनीकें और इंडस्ट्री में मशीनरी चेंज हो रही है। इसका अगर आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करवा दें तो वो आगे जाके तरक्की कर पाएंगे। सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज टेकन अ लॉट ऑफ स्टेप्स टुवर्ड। उम्मीद की जा रही है कि सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है, जैसे टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेवल 50,000 से बढ़कर 60 या 70,000 हो सकता है। इसी तरह हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही धारा 80C में छूट बढ़ सकती है। इसके अलावा एनपीएस में महत्वपूर्ण बदलाव भी संभव है। ये बजट सत्र है, मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना
इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले आर्थिक सर्वे में केंद्र ने दावा किया कि महंगाई काबू में है। साथ ही बताया गया कि 2023-24 में देश की अर्थव्यवस्था की अच्छी ग्रोथ रही है। ऐसे में अब सभी की निगाहें कल यानी मंगलवार को पेश होने वाले बजट पर टिकी हुई हैं। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए हम अपने तमाम खास मेहमानों से चर्चा करेंगे कि उम्मीदें क्या हैं, लेकिन उससे पहले चलते हैं सीधा मेरी सहयोगी साक्षी के पास और जानते हैं कि इस बार बजट से क्या कुछ उम्मीदें हम लगा सकते हैं। सही बात है, कल यूनियन बजट और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। एक एक करके मैं आपको बड़े मुद्दे जो डिस्कस होने वाले हैं उनके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले टैक्सेशन को लेकर बहुत उम्मीदें हैं कि इस बार सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए, इंडिविजुअल के लिए बड़े टैक्स चेंजेस आ सकते हैं। एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि एग्जेम्पशन लिमिट, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख और 3 लाख रुपए की, इसे बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया जाए, जिसके बाद ही टैक्स लगना शुरू हो और 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स ना लगे। अगर ऐसा आ जाता है तो ये स्टॉक मार्केट्स में भी बहुत पॉजिटिवली लिया जाएगा। बहुत लंबे समय से ये काफी एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को लेकर बढ़ाया जा सकता है। और खासतौर पर न्यू टैक्स रेजिम में अगर ये चेंज होता है तो और ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन प्रोत्साहित होगी न्यू टैक्स रेजिम के अंडर अपने आप को लेकर आने के लिए, जो सरकार के लिए भी एक विन विन होगा। साथ ही जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो अभी तक 50,000 रुपए है, इसे भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक का करने की उम्मीद की जा रही है। जैसे ही स्टैंडर्ड डिडक्शन लगता है कि आप अपनी टोटल इनकम में से सीधा अभी 50,000 लगाकर निकाल के, मान लीजिए 10 लाख की आपकी इनकम है और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाता है तो 9.5 लाख की इनकम पर आपको टैक्स कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया जाए तो और ज्यादा टैक्स का बेनिफिट होगा। दूसरी जो बड़ी चीज है वो खास तौर पर विमेन को लेकर है और फार्मर्स को लेकर है। सबसे पहले फार्मर्स की बात करते हैं। एग्रीकल्चर स्पेस डेफिनेटली फोकस में होने वाला है। सरकार ने पहले ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए बढ़ा दिया है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन था। अब ऐसा माना जा रहा है कि पीएम किसान की जो योजना है इसमें भी जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर देना चाहिए। साथ ही जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं इसे कर्ब करने के लिए सरकार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वेयर हाउस कैपेबिलिटीज और स्टोरेज को लेकर कुछ ना कुछ फैसले कर सकती है, जिससे कि फार्मर्स को नुकसान कम हो। साथ ही जितनी भी सब्सिडी डायरेक्टली फार्मर्स को डीबीटी के जरिए भेजी जा सकती है, इसके ऊपर भी कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करता है क्रॉप्स को, क्योंकि बेमौसम आपको बरसात काफी देखने को मिली है, जिसकी वजह से काफी फसल का नुकसान इन्वेस्टर्स को और फार्मर्स को देखने को मिलता है। ऐसे में जो कुछ क्रॉप्स है उनके लिए कुछ इंसेंटिव सरकार अगर दे तो ये काफी बड़ी मदद हो सकती है और इस तरीके की भी एक्सपेक्टेशन आ रही है। तीसरा, अगर हम सेगमेंट देखें विमेन के लिए, इस बार के बजट में विमेन के ऊपर फोकस हो सकता है। आप याद करिए कि लगातार इंटरिम बजट में भी सरकार ने फोकस किया था नारी शक्ति के ऊपर, लखपति दीदियों के ऊपर काफी बातें हुई थी और इस बार भी इसी तरीके की उम्मीद है कि जो सब्सिडीज हैं जो खासतौर पर एसेंशियल गुड्स पर जो विमेन के लिए होती हैं उनको अफोर्डेबल बनाने के लिए कहीं ना कहीं फोकस हो सकता है। प्लस विमेन की हेल्थ केयर को लेकर, उनके लिए हेल्थ सर्विसेज को लेकर कोई ना कोई फैसला आ सकता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा विमेन इसका बेनिफिट ले पाए। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया लखपति दीदीज का जो 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए थे, इसमें कुछ और इजाफा हो सकता है। साथ ही सरकार ने 30 करोड़ का मुद्रा योजना लोन भी अनाउंस किया था, जो कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिया गया था। इसके ऊपर भी कुछ बढ़त आ सकती है। तो ये की सेक्टर्स हैं जो कि कल के आने वाले बजट में फोकस रह सकते हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो साक्षी मेरे से होगी जानकारी दे रही थी। चलिए तमाम एक्सपर्ट से अब जानते हैं कि उम्मीदें हम बजट से क्या लगा सकते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर रवि आर कुमार इकोनॉमिस्ट हैं और मार्केट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है। मनीष कुमार जी हमारे साथ हैं, टैक्स एक्सपर्ट स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। महेश जोगानी जी इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं। भारत जी हमारे साथ हैं, ये ऑथर हैं, इकोनॉमिक्स अफेयर एक्सपर्ट हैं। और साथ ही साथ रुचिका भगत जी हमारे साथ हैं, ये भी इकोनॉमिस्ट हैं। तो शुरुआत डॉक्टर रवि आप ही से करते हुए उम्मीदें क्या लगाई जाए? मोटे मोटे जो सेक्टर्स हैं उसको लेकर मेरी सहयोगी साक्षी ने थोड़ी सी पिक्चर क्लियर की है, और आज जो आर्थिक सर्वे आया है दोनों को देखा जाए तो हम उम्मीद क्या लगा सकते हैं इस बार? देखिए बजट कल 11 बजे के पहले हम सिर्फ उम्मीद ही लगा सकते हैं। और अगर ये बजट 3.0 का पहला बजट नहीं है, ये हमारा 2.0 का अंतिम बजट है, क्योंकि जो 1 फरवरी को बजट आने वाला था वो इंतरिम था। इस बजट में जो क्योंकि ये
पिछला अगर हम 1 फरवरी की बात करें तो पॉलिटिकल बजट बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उनको लगा कि सब कुछ ओके है, लेकिन ये इलेक्शन के बाद उन्हें लगा सब कुछ ओके नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाएगा वो छोटे इनकम, मुझे लगता है कि 5 लाख या 7 लाख तक के इनकम टैक्स स्लैब में छूट दिया जा सकता है, क्योंकि कल के पहले हम सिर्फ उम्मीद लगा सकते हैं बहुत सारे बजट को देखते हुए। दूसरा, अभी देश में माहौल ऐसा चला था कि रोजगार का प्रॉब्लम है और एजुकेशन का प्रॉब्लम है, तो एजुकेशन का कोई अलग बजट नहीं है। हो सकता है कि एजुकेशन को बेहतर करने के लिए एक अलग से इसमें, जैसे अभी नीट का प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारी समस्याएं आई, तो इसको देखते हुए कि कैसे एक एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया जाए, रोजगार को अच्छा किया जाए, उसको बेहतर किया जा सकता है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए तो किसान सम्मान निधि के इन्होंने बोल रखा है और बेहतर कर सकते हैं। एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मेक इन इंडिया और स्टार्टअप योजना, इन्होंने मोदी जी का वो सबसे बड़ा वो क्या कहते हैं कि गोल्डन प्रोडक्ट था, उसको और बेहतर कैसे कर सकते हो, जितना इंप्लीमेंट होना चाहिए था, चाहे मुद्रा हो, चाहे एसएमईज का लोन हो, चाहे एमएसएमईज के बारे में हो। तो मुझे अपने 10 बजट को देखते हुए मुझे लगता है कि एमएसएमई सेक्टर्स और एक मुद्रा योजना और छोटे व्यापारियों को कैसे और आगे बढ़ाया जाए ये देखा जाए। लेकिन मैं अपना ये चाहता हूं कि छोटे व्यापारियों तो बड़े व्यापारियों के बारे में सोचा जाए, क्योंकि एक देश का वो तबका जो सोचता है इतना बड़ा टैक्स हम क्यों पे करें। तो ये एक प्रयास है, हमें एजुकेशन, एग्रीकल्चर और ये स्टार्टअप्स को लेके उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा होगा, हमारे फेवर में होगा। ड्रोन को लेकर भी आज उन्होंने बोला है अपने इकोनॉमिक सर्वे में कि 2030 तक भारत सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब बनेगा, तो उसको लेकर भी हम कह सकते हैं कि स्टार्टअप्स के लिए भी ये एक उम्मीद है। मनीष जी आपसे शुरुआत करेंगे। टैक्स की इन्होंने बात की, क्या मिडिल क्लास के लिए और सैलरी नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या कुछ उम्मीद करें? मिडिल क्लास जो सबसे ज्यादा आज की डेट में टैक्स देता है, नंबर से बात करें तो कम से कम अगर टोटल 7 से 8 करोड़ का आईटीआर फाइल होता तो उसमें से 3 से 4 करोड़ जो है वो मिडिल क्लास में ही आता है, जॉब वाले आते हैं। तो सबसे बड़ा योगदान जॉब वाले का है। तो यहाँ पर हर मिडिल क्लास का जो सर्विस में है या मिडिल क्लास में है, उसका उम्मीद है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स स्लैब मिले। जो अभी टैक्स स्लैब आपका 2.5 लाख तक का है ओल्ड रिजीम में और 3 लाख है आपका न्यू रिजीम में, ये पिछले 10 साल से है, क्योंकि 14-15 में ही लिमिट को एक्सीड किया गया था, उसके बाद एकदम क्लोज कर दिया गया। तो अभी हम लोगों का कम से कम उम्मीद है कि ये 5 से 6 लाख या 7.5 लाख रुपया इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। क्योंकि अगर पिछले 10 साल का हम इन्फ्लेशन देखते हैं तो अगर हम हर साल 5% भी लेके चले तो 10 साल में 50% का इन्फ्लेशन हो चुका, लेकिन जो लिमिट है वो 2.5 या 3 लाख ही है। तो सबसे पहला है कि जो लिमिट है उसको एक्सटेंड, उसके बाद जो बहुत सारे डिडक्शन, एटीसी, एटीडी, इस तरीके से बहुत सारे डिडक्शन है, वो भी 2014-15 में ही एक्सीड किया गया था, उसके बाद बिल्कुल ही रोक दिया गया है। अब मैं जो बात करना चाहता हूँ कि जो 3.0 का जो पहला बजट है, ये आज प्रधानमंत्री मोदी जब संसद में जा रहे थे उससे पहले उन्होंने बोला कि आजादी के बाद ये पहली ऐसी पार्टी है, दूसरी ऐसी पार्टी है जो लगातार 3री बार सत्ता में आई है। वहीं पर सीतारमन जी लगातार 7वीं बार बजट पेश करी, तो ये दोनों अपने आप में रिकॉर्ड है। जब जनता ने आपके ऊपर इतना भरोसा दर्शाया है, दिखाया है, तो आपको उसके उम्मीदों पर खरा उतरना है। खरा आप कैसे उतरोगे? आपको महंगाई पर कंट्रोल करना है, आपको रोजगार देना है और लास्ट में आपको टैक्स में बेनिफिट देना है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा चैलेंज भी है सरकार के लिए, क्योंकि आप दोनों, उन्होंने कहा 3.0, हम भी 3.0 कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये 2.0 का लास्ट बजट हम इसको कंसिडर करके चले। महेश जी, ये बताइए कि आज के आर्थिक सर्वे के बाद हम क्या कुछ उम्मीदें लगा सकते हैं? क्या सरकार का आगे प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है? देखिए नवजोत, मुझे जो लग रहा है ये बहुत ही अच्छा अवसर है वर्तमान सरकार के लिए, क्योंकि जो भी पैरामीटर्स है वो काफी पॉजिटिव है। हमारा एक्सपोर्ट मजबूत है। जितने भी इकोनॉमिस्ट यहाँ पे बैठे हैं मुझसे सहमत होंगे कि ये एक बेस्ट बजट देने का सही अवसर है। तो मैं जो 2-3-4 चीजें देख पा रहा हूँ, जैसे अभी थोड़ा सा अच्छे से हम सोचे तो डेवलपिंग से मिडिल इनकम की तरफ हमारा जो ट्रांजिशन होना है, तो उसमें एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ। और उसमें भी इनोवेशन को हम यदि प्रमोट करें थ्रू बजट, डिफरेंट किस्म की अलग अलग इंसेंटिव्स, तो बहुत ही अच्छा, जैसे बताया भरत जी ने कि स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा एक गुंजाइश है।
कि ये वर्तमान सरकार, मोदी साहब जब गुजरात में भी थे ना, तो गुजरात का बजट भी देखे ना आप, तो उनका हमेशा कोई नयापन, इनोवेशन, स्टार्टअप्स के लिए वो हमेशा पॉजिटिव रहते थे। तो मुझे ऐसा गट फीलिंग है कि इस बार बहुत सारे नई चीजें हम देख पाएंगे, जो फोकस होगा युवा पे, जो फोकस होगा कंटिन्यूस ग्रोथ पे, एमएसएमई पे, शायद हो सकता है कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स भी डिक्लेयर किए जाए, हो सकता है कि बहुत अच्छे जैसे मुद्रा लोन है उस किस्म के प्रोजेक्ट का चलाया जाए, क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा अभी समस्या है नवजोत, वो बेरोजगारी का है। स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ने के बाद रोजगार तो है नहीं, सरकारी नौकरियां अटक गई है। तो ये बहुत अच्छा अवसर सरकार के पास होगा कि जो ये युवा है, जो शिक्षित है, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए और कुछ अच्छी स्कीम डाली जाए। ठीक है, एक मिनट डॉक्टर, अभी एक रिएक्शन आपसे। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि पढ़ लिख जाते हैं लेकिन उसके बाद नौकरियां नहीं होती, और नौकरी एक सबसे बड़ा सरकार के लिए, हम कहें कि चलिए अगर हम इसको एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर भी देखते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा कि नौकरियां उतनी नहीं है। अब उसको चाहे प्राइवेट या सरकारी दोनों में कह लीजिए। लेकिन दूसरी बात, जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें सरकार ने स्किल पर ज्यादा जोर दिया था। तो क्या, अब आपने कहा कि एजुकेशन पर फोकस रह सकता है, तो क्या हम ये देख सकते हैं कि इस बार के बजट में, क्योंकि बड़ी अच्छी बात यहां पर हमारे जो बाकी पैनलिस्ट है वो भी बता रहे, महेश ने भी यही कहा कि बेस्ट बजट देने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए, तो क्या हम कह सकते हैं कि एजुकेशन बजट में जो स्किल एजुकेशन है उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा? देखिए, अगर किन्हीं को एम्पावर करना है तो हम सोचते हैं कि उनको एक दिन मछली दे दें, वो उनका पेट भर जाएगा। हम उसके कंपैरिजन में मछली पकड़ने की कला दे दें। देखिए, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, और बेरोजगारी, मेरी उम्र बहुत कम है लेकिन मैं 1995 में भी यही मुद्दा सुनता था, 1996 में भी पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय में बेरोजगारी हमेशा मुद्दा था, है और रहेगा, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा मेरा 100% गांव रोजगार के प्रति गया। सरकार भी इस चीज को मानती है, तभी वो स्किल इंडिया, पहले एनएसडीसी चलता था, फिर उन्होंने पीएमकेवीवाई किया कि कहीं छोटा मोटा कुछ भी स्किल सीख के अपना रोजगार आप शुरू करो। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर उन्होंने कहा बहुत सारे चेंजेस लाए। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इस बात के लिए क्लियर हूं कि सरकार भी सोच रही है कि अब उनको कुछ लॉलीपॉप नहीं देना है, उनको एक टैलेंट करना है, और भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। और एक बात और है, जहां तक बात कर रहे थे देश के इकोनॉमी की, महेश भाई ने बात किया, हम पहले 3.7 ट्रिलियन डॉलर की, लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, लेकिन इस बात को हम क्यों भूल जाते हैं कि महंगाई बढ़ी है। जहां पे हमारा डॉलर 56 पे खड़ा था, वहां पे हम 384 पे खड़े हैं। हम कहते हैं कि हमने एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया है। आप महंगा कोई भी प्रोडक्ट उठाइए, चाहे आप अच्छे घड़ी उठाइए, अच्छे मोबाइल फोन उठाइए, जिसका जो हर एक के हाथ में है, वो अभी भी हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल फोन तो 10,000 50,000 से कम एवरेज कहीं नहीं आता है। अभी भी हम 100% इंपोर्ट पे डेवलप्ड है। तो जब तक एमएसएमई, जब तक व्यापारियों के लिए बजट में, या जो एचएनआई है, एचएनआई देश छोड़ के जा रहे हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? 30% प्लस 10% प्लस 15%, मतलब 42.73% का टैक्स स्लैब बन जाता है। तो एक एजुकेशन और एक एमएसएमई और एसएमई सेक्टर के बारे में गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है। भरत जी, देखिए, बात बेस्ट बजट की हो रही है, उम्मीद हम बेस्ट बजट की जब करते हैं, लेकिन सरकार की कोशिश ये होती है कि बेस्ट से ज्यादा वो बैलेंस्ड बजट बनाए। क्या उम्मीद करें इस बार? मैम, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि टैक्सेशन जो है, वो टैक्सेशन जो बिजनेस वालों के लिए है वो, और जो सैलरी वालों के लिए, उसको काफी डिफरेंशिएट करना चाहिए। बिकॉज करेंटली सैलरी वालों के लिए कुछ भी खास है नहीं, दे पे अ लॉट ऑफ टैक्सेस, बहुत ज्यादा टैक्सेस भरते हैं, और जो बिजनेस वाले हैं दे गेट अवे विथ पेइंग काफी कम टैक्सेस। व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरऑल इकोनॉमी को, अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देखना चाहते हैं अगर हमारा कंट्री का, तो इट कैन नॉट बी डन विदाउट एक इनोवेशन की तरफ बहुत फोकस करना चाहिए, जो गवर्नमेंट कर भी रहा है, जो स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहा है। इनोवेशन की तरफ फोकस करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा वो सब आपस में लिंक्ड है। जैसे इनोवेशन होएगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा, ऑटोमेटिकली जॉब्स क्रिएट होंगे, और ये जो जॉब्स आप जिनको देंगे, उनको आप जब सैलरी देंगे, जब उनके पास अगर टैक्स का इंपैक्ट कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली उनके पास पैसा ज्यादा बचेगा, तो वो लोग स्पेंड कर पाएंगे और ओवरऑल इकोनॉमी का डिमांड बढ़ेगा। तो ये सब चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। तो वी हैव टू फोकस ऑन इनोवेशन एंड
जो सैलरी वाले लोग हैं उनके लिए टैक्स रिड्यूस करना बहुत जरूरी है, और साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सके इसके लिए हमको ईज ऑफ बिजनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। रुचिका जी, किस किस क्षेत्र पे ज्यादा फोकस रह सकता है सरकार का? देखिए, एनडीए 3.0 जब सरकार आई थी तो उन्होंने बेसिकली कमिटमेंट दी थी कि सबसे पहले वो स्ट्रेस देंगे फार्मर्स के ऊपर, फिर यूथ के ऊपर, फिर वुमेन के ऊपर, और लास्ट में वो स्ट्रेस देंगे हमारे टैक्स पेयर्स के ऊपर। ये 4 उनके मेन मुद्दे थे जिनके ऊपर उन्होंने कमिटमेंट दी थी कि हम करेंगे। अगर हम इन चारों को कलेक्टिवली देखें और फिर बजट की बात करें, क्योंकि हमारा बजट पूरा साल चलना है, तो जब यूथ की बारी आती है तो उन्होंने कहा था 1.5 करोड़ जो है वो जॉब पर एनम प्रोवाइड करेंगे। तो 1.5 जॉब्स क्रिएट करने के लिए मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर बूस्ट करेंगे। पीएलआईज की जो हमारी काफी टाइम से पेंडिंग है, जिसके ऊपर सरकार का मेन फोकस था जब बीजेपी सरकार आई थी, तो उसके अंदर एड ऑन्स होने चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर बढ़ेगा, जहां पे अगेन गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दी थी कि वो 2 ट्रिलियन यूएसडी की एक्सपोर्ट जनरेट करेंगे। एक्सपोर्ट तभी हो सकता है जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो मेन स्ट्रेस हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे रहेगा। फिर जब यूथ की बात की तो जॉब जनरेशन पे रहेगा। फिर जब टैक्स पेयर की बात की तो ऑब्वियसली उनको टैक्स बेनिफिट्स देने, अगर आप देखें काफी सारी ऐसी डिडक्शंस हैं जो 2014 से पेंडिंग है, जिनके अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। या फिर जो टैक्स पेयर है, 2 स्लैब रेट्स हैं हमारे पास, न्यू टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम है। मे भी उसके अंदर कुछ वो या तो एक करेंगे, या फिर जो न्यू टैक्स रिजीम है अगर आप देखें तो उसके अंदर जो टैक्स लिमिट है हमारी स्लैब है वो 3 लाख से थोड़ी और बढ़ाएंगे, जैसे कि एक्सपेक्टेड है 5 लाख। सिमिलरली स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर कुछ बेनिफिट मिलेगा, 50,000 से ऊपर एक्सीड करेगी वो। तो ये सारी चीजें हैं, अगर हम देखें तो मेन मुद्दा यही सब रहेगा मुझे लगता है कल के बजट में। मनीष जी, यही बात जो आप कह रहे थे, रुचिका जी बिल्कुल उसी बात को रिपीट कर रही हैं कि भाई कि पहली बात नौकरी पेशा और दूसरा मिडिल क्लास के लिए कोई राहत की उम्मीद हो सकती है। इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जब प्रधानमंत्री ने बोला तो उन्होंने हर वर्ग के बारे में बोला, जैसे अन्नदाता, महिला, हर किसी के बारे में बोला, लेकिन इस बार वो फिर से मिडिल क्लास को बोलना भूल गए। पता नहीं ये जो भी सरकार है या जो भी पॉलिटिशियन मिडिल क्लास को क्यों भूल जाते हैं, जो सबसे ज्यादा इकोनॉमी में सर अन्नदाता महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, वही बात आती है। तो फिर क्या कहीं ना कहीं अब रवि जी आप ये कह रहे थे कि जो पिछला बजट था, लास्ट बजट था जो फरवरी वाला, उसमें कहीं भी हम उसको चुनावी बजट नहीं कह सकते थे, लेकिन आपने इशारा किया कि ये वाला जरूर हो सकता है जब किसानों पे आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो देखिए जितनी भी स्टेट्स हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा की हम बात कर लें जहां पर आने वाले समय में चुनाव भी होने वाले हैं, फॉर दैट मैटर किसानों को भी प्लीज करना है। रवि जी देखिए, चुनावी अब बिहार को भूल गए, 2025 में बिहार का भी चुनाव है, और बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन मेजर पब्लिक, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या दें। देखिए, पब्लिक को फिगर समझ में नहीं आता, डेटा समझ में नहीं आता है। हम बात करें कि हमने एक्सपोर्ट किया, फिर भी एक्सपोर्ट किया तो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि हम इंपोर्ट पॉलिसी को सही नहीं कर पाए। हम आपको देंगे, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। अभी हमारे मित्र ने कहा कि हम व्यापारी लोग कम टैक्स भरते हैं, हम ज्यादा टैक्स भरते हैं, लेकिन व्यापारी नहीं रहेंगे तो रोजगार कौन क्रिएट करेंगे? व्यापारियों के लिए तो पहले सोचना पड़ेगा। और देश में सबसे ज्यादा वो व्यापारी हैं जो कि सोलोप्रेन्योर, प्रोप्राइटरशिप पे काम कर रहे हैं। लिमिटेड कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी का गिनती बहुत कम है। एक वो व्यापारी जो कि प्रोप्राइटरशिप जीएसटी लेके 10 लोगों को रोजगार दे रहा है, तो उनका भी तो टैक्स स्लैब 42.73% गया, 30% प्लस सरचार्ज, तो उनका भी टैक्स स्लैब हो ही गया। तो टैक्स स्लैब में आप कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा कट टू कट स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं कि ये राजनीतिक बजट था, है और रहेगा। क्योंकि कल बहुत दूर नहीं, कल 11 बजे की बातें हैं, क्योंकि चुनावी बजट तो रहना ही रहना है। क्योंकि मैंने पहले बोला 235, उनको ही पता है कि अगर हम नहीं देंगे तो हमें आगे नहीं मिलेगा, तो हमें देना पड़ेगा तभी आगे मिलेगा। बिल्कुल। एक बार मनीष जी आप अपनी बात पूरी कीजिए कि प्रधानमंत्री ने जिक्र सबका किया लेकिन मिडिल क्लास का जिक्र नहीं किया, लेकिन रुचिका जी और यहाँ बैठे तमाम पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल उम्मीद लगा सकते हैं कि टैक्स स्लैब में थोड़ी सी छूट और बढ़ाई जाएगी। तो मिडिल क्लास में सिर्फ जॉब वाले नहीं आते, उसमें बिजनेस ऑनर भी आते हैं। जिस तरीके से रवि ने बताया कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑनर हैं जो प्रोप्राइटर पर काम करते हैं, पार्टनरशिप फर्म पर काम करते हैं, ठीक है, तो वो भी मिडिल क्लास में आता है। मिडिल क्लास का मैं मानता हूं कि जिनकी इनकम 15 या 20 लाख तक है उसको मैं मिडिल क्लास में एज्यूम कर रहा हूं, वो चाहे वो डॉक्टर हो, कोई प्रोफेशनल हो या जॉब करता हो। तो यहाँ पर मेरा
या पूरे भारत का उम्मीद यह है कि 15 लाख तक में अच्छा खासा डिडक्शन मिलेगा, जो हमारा लिमिट है उसको एक्सीड किया जाएगा। तो मिडिल क्लास में सिर्फ मेरा कहने का मतलब सिर्फ जॉब वाले नहीं है, सबसे पहला पॉइंट सभी के लिए हम उम्मीद कर सकते हैं। और जो सरकार को हर चीज पर बात करता है, इस बार इन लोग को सरकार को SMY समीकरण पर ध्यान रखना पड़ रहा है। एस इक्वल टू सीनियर सिटीजन, जो लोग 35 साल 40 साल जॉब करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पेंशन मिलता है और इंटरेस्ट इनकम पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, तो उनको आप या तो जो अभी इंटरेस्ट में 50,000 का डिडक्शन है सीनियर सिटीजन के लिए, वो कम से कम 1 से 2 लाख बढ़ा देना चाहिए। कारण क्या है, अभी आप बैंकिंग में देखोगे तो डिपॉजिट काफी रिड्यूस हो रहा है, तो जब तक आप प्रोत्साहन नहीं दोगे तो बैंकिंग में डिपॉजिट आएगा नहीं। दूसरा एम से मिडिल क्लास, और थर्ड यूथ में आपको आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत क्रिएट कर दिया है, पोर्ट बन गया है, रोड बन गया है और रेलवे भी बन गया, लेकिन क्या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब आया है? बिल्कुल नहीं। जब आप चाइना का लेबर का कॉस्ट देखोगे तो करीब $1,400 है, इंडिया में वो सिर्फ $400 है। इसके बावजूद इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं आ रहा, रीजन स्किल्ड नहीं है। तो हमें अपने लेबर को स्किल्ड करना पड़ेगा, सो दैट बाहर पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आए और हमारा रोजगार मिल सके। चलिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं बजट की, जो कि कल आने वाला है। आज आर्थिक सर्वे है और उसके हिसाब से हम उम्मीदें क्या लगा सकते हैं इस बार सरकार से बजट में। रुचिका जी, आपसे शुरुआत करूंगी, क्योंकि महंगाई को काबू में करना ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है, और उसके लिए महिलाओं के लिए क्या कुछ बजट में छूट हो सकती है, या फिर क्या उम्मीदें हम महिलाओं के लिए कर सकते हैं? लास्ट टाइम भी अगर आप देखेंगे बजट के अंदर बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि वुमेन के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशली कुछ अलग सा आएगा। लास्ट टाइम सरकार ने FD का उनके लिए स्पेशल इंटरेस्ट रेट दिया था वुमेन को। होप सो इस बार ही वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर ध्यान देंगे और टैक्स बेनिफिट्स या फिर अदर देन टैक्स बेनिफिट कुछ और एडिशनल एडवांटेज जो हो सकता है उसको बिजनेस करने के लिए, शायद उसके ऊपर स्ट्रेस दे सरकार, या फिर जो स्किल डेवलपमेंट है उसके ऊपर सरकार कुछ स्ट्रेस दे। इस बार शायद स्किल डेवलपमेंट के ऊपर स्पेशली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर कुछ अलग सा सरकार दे सकती है। डॉक्टर रवि, महिलाओं के लिए क्या उम्मीद की जाए? देखिए, महिलाओं को 2,000, 1,500, 3,000 रुपए देने से कितने दिनों तक चला लेंगे? फिर दूसरी सरकार आएगी, उनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव होगा। महिलाओं को देखिए, महिलाओं व्यापारी दो लोगों के बारे में बोलूंगा। कुछ एक ऐसा हो कि हमें लगातार एक रोजगार से उनको जोड़ा जाए। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ना कि हमारे देश में एक कमाने वाला 10 खाने वाला, और ये हर परिवार में होता है। तो महिला के सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? एक अच्छे से, मैं शुरुआत से एक ही मुद्दा पे चल रहा हूँ कि उनको एजुकेट किया जाए, स्किल्स दिया जाए, और उसके बाद कुछ पैसे रोजगार करने के लिए दिए जाए। जैसे उन्होंने पिछली बार लाया कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर करेंगे, ये बजट देंगे, वो मत कुछ दीजिए। पहले उनको एक स्किल्स दीजिए, आत्मसम्मान दीजिए, और फिर उन्हें एक मुद्रा लोन की तरह कुछ दिया हो सकता है कि ये मिलना चाहिए, ताकि वो एक छोटा सा रोजगार शुरू कर सके। बिल्कुल महेश जी, देखिए, महिलाओं को प्रधानमंत्री जब भी चुनाव में जाते हैं तो हमेशा महिलाओं की बात करते हैं। सदन में हमेशा ये बात होती है कि हमें महिलाओं के लिए और देश में महिलाओं के उत्थान की बात करनी चाहिए, और अगर देखा जाए तो 33% के आरक्षण की भी बात हो चुकी है। लेकिन ऐसे में जब स्किल की बात आती है, महिलाओं को फोकस में रखते हुए बजट की बात आती है, तो क्या कुछ उम्मीदें इससे लगाई जाए? तो जो चीज हमें एक चीज माननी पड़ेगी कि फीमेल जब जॉब या तो इकोनॉमी में ऐड होती है, तो जो कंट्रीब्यूशन है, जो इकोनॉमी का GDP हम बढ़ाने का बात करते हैं, तो जितनी ही फीमेल को हम एम्पावर करेंगे जो भी तरीके से, चाहे मैं तो थोड़ा सा असहमत हूँ बाकी पैनलिस्ट से, उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर भी हम देते हैं, फीमेल के पास पैसा आएगा, उसका स्किल बढ़ाएंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जितना ज्यादा हम फीमेल को एम्पावर कर पाएंगे, एंगेज कर पाएंगे, उतना ही हमारा जो देश का ग्रोथ है वो बढ़ेगा। मैं देख पा रहा हूं कि इस बार क्योंकि हम लोग ये जो बजट कल आएगा उसको वेलफेयर बजट के तौर पे भी जानेंगे, बहुत सारी चीजें उसमें वेलफेयर की होगी, और मैं बहुत ही ज्यादा आश्वस्त और पॉजिटिव हूँ कि फीमेल के बारे में, वुमन के बारे में, वुमन एम्पावरमेंट के बारे में, उसका स्किल डेवलपमेंट के बारे में, और बहुत सारा जिसको हम आजकल रेवड़ी कल्चर बोलते हैं या तो डायरेक्ट ट्रांसफर बोलते हैं, वो भी बहुत सारे इनोवेटिव तरीके से
आएगा। जैसे महाराष्ट्र में हमने देखा वो लाडली बहना योजना जो एमपी में बड़ी सक्सेसफुल हुई। लेकिन सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह से, अब आपने खुद ही रेवड़ी कल्चर का जिक्र कर दिया, तो मैं एक और बात कहना चाहूंगी, ये सीधा सीधा सरकार पे पहली बात तो ये कि बोझ है, दूसरी चीज ये है कि इससे बेहतर ये हो कि अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं जहां पर गरीब महिला कोई भी हो उसको एटलीस्ट स्किल एजुकेशन मिल सके, इस पर ज्यादा फोकस किया जाए। हम क्यों नहीं नागरिक को आत्मनिर्भर बनाते? नवजोत, आपकी बात बिल्कुल सही है, बट हमें भारत को एज अ होल देखना पड़ेगा। भारत बोलेंगे तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर नहीं है। हमारे यहाँ रूरल जो इंडिया है वो एक वास्तविकता है, और बहुत सारे जो हमारे साथी जन है, जो हमारे देश के नागरिक है, वो पीछे छूटे हुए। हमें ये चीज स्वीकार करना पड़ेगा। और जब हम ये रेवड़ी कल्चर बोलते थे कि ये आज मस्त हो गया, आप कोई भी पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी भी इसको ज्वाइन कर रही है, लोगों के पास पैसा आएगा, एक गांव के अंदर एक वुमन के पास पैसा है, महिला के पास पैसा आएगा, वो इकोनॉमी के अंदर वो खर्च करेगी ना, जीएसटी मिलेगा हमें। तो मेरी समझ से शुरुआत करने के लिए, जैसे नहीं कोई बच्चा जब स्कूल जाता है तो हम उसको चॉकलेट देते हैं, बट फिर तो वो खुद ही जाना शुरू हो जाता है ना। तो नवजोत हमें इसको पॉजिटिवली लेना। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं पॉजिटिव। भारत जी, एक रिएक्शन इस पर आपका भी। मैम, मुझे लगता है कि वुमेन में टैलेंट बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा दे हम लोग को पता ही है कि वो सब मल्टीटास्किंग भी कर लेते हैं, वो लोग काफी स्किल्ड हैं। तो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना बहुत जरूरी है, बट मुझे लगता है एक चीज इंपॉर्टेंट है कि उनको कुछ मिनिमम कोटा कुछ मैंडेटरी कर देना चाहिए गवर्नमेंट ने, कि एटलीस्ट इतने वुमेन को आप हायर करें, आप इतने फीमेल्स को आप हायर करें, एटलीस्ट एक बेंचमार्क सेट करना चाहिए उस डायरेक्शन में। प्लस बिकॉज काफी सारे लोग इसलिए वुमेन को हायर नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि उनकी शादी हो जाएगी तो वो रिलोकेट हो जाएंगे, या वो लोग बाद में दे विल बी बेयरिंग बेबीज, तो उसके बाद अगेन फिर प्रॉब्लम होगा। तो दे शुड बी गिवन स्पेशल लीव्स, और एक बेंचमार्क कोटा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में, दैट विल गिव देम अ फेयर फील्ड टू प्ले। ठीक है, रुचिका जी बहुत अच्छी बात कही कि स्पेशल कोटा, और इसके साथ ही साथ एक्सपोजर की भी बात है महिलाओं। देखिए, सबसे पहले तो एक शुरुआत की जरूरत है, चाहे आप वो कोटा से देते हैं, चाहे आप वो टॉफी चॉकलेट समझ के उसको जो बेसिक गर्ल चाइल्ड है उसके नाम पे डिपॉजिट करते हैं, और फिर लेटर ऑन जैसे जैसे जब वुमेन यूज टू हो जाती है या लोग यूज टू हो जाते हैं कि हाँ ये वुमेन अब है, पार्ट एंड पार्सल है गवर्नमेंट का, या पार्ट एंड पार्सल है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बाद धीरे धीरे आप उसको स्किल डेवलपमेंट पे जाते हैं कि अब ब्रश अप करने की जरूरत है, अब स्किल डेवलपमेंट देते हैं और एक हायर लेवल पे लेके जाते हैं वुमेन को। तो मेरे ख्याल से हाँ, सबसे पहले तो एक फाउंडेशन ही डालना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक नींव बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए चाहे हम उसके लिए एक फिक्स अमाउंट करते हैं, जैसे लाडली योजना वगैरह है वो फिक्स करें, और फिर बाद में हम एक उनको ब्रश अप करने के लिए स्किल डेवलपमेंट दें। कुछ भी करें मगर एक शुरुआत होनी जरूरी है। बिल्कुल, शुरुआत होनी जरूरी है और वो बहुत अहम भी है, इम्पोर्टेंट भी है। मनीष जी, जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान है आज के आर्थिक सर्वे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बात की, ये कितना पॉजिटिव है ग्रोथ रेट के हिसाब से? ये ग्रोथ रेट काफी अच्छा है और इससे अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके लिए अगेन सिर्फ वही वाली बात है कि आपको एजुकेशन करना पड़ेगा, स्किल करना पड़ेगा। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट कर दिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने से होगा क्या? जब तक मैन्युफैक्चरर या जो कैपिटलिस्ट है वो फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, काम नहीं होगा, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का होना क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। और एक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप और हम ये देखते हैं SEZ। अगर आप दिल्ली NCR में देख लो या फिर बॉम्बे में देख लो, तो यहाँ पर SEZ है, जैसे गुड़गांव में 2-3 SEZ है। ये सेंट्रलाइज हम क्यों करें? जब हमें SEZ बनाना है तो ऐसे छोटे शहर में बनाए जहां पर लोग रह सकें और उसका बेनिफिट उठा सके। इसकी बात भी चल रही थी, पहले भी इसको लेकर चर्चा हुई थी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन छोटी जगह पर या फिर छोटे एरियाज में भी बनाया जाए। डेफिनेटली मैम, क्योंकि इसका जो लॉजिक है कि हम ऐसे जगह पर लोगों को डेवलप करें। अब गुड़गांव को आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या डेवलप करोगे? वो तो ऑलरेडी डेवलप है। इसको अगर छोटे जगह पर किया जाए तो वहां के जो महिला है या जो यूथ है उसको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, छोटे जगह से लोग फिर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आएंगे और फिर ये भीड़ बढ़ता जाएगा, फिर महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्योंकि जब आप सेंट्रलाइज करोगे किसी भी काम को
तो उसमें इंक्रीज होगा ही होगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सोचना है कि जो रोजगार है उसको हम डिसेंट्रलाइज कैसे कर सकते हैं, चाहे वो किसी स्टेट को आप स्पेशल स्टेटस देके करो या फिर कहीं दूर दराज एरिया पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन करो। एक एग्जांपल दूंगा, हिमाचल में बद्दी, उसको आज से 15 साल पहले एक्साइज का छूट दे दिया गया। वहां पर सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी और FMCG कंपनी बहुत सारी वहां पर चले गए। तो उस एरिया का लैंड सोल्ड हुआ, फैक्ट्री बनी, वहां के लोकल लोगों को काम मिला, फिर ट्रक गया। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटी होते हैं जिससे के कारण इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन होता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि सेंट्रलाइजेशन से हमें डिसेंट्रलाइजेशन की ओर जाना है, तभी हम डेवलप कर पाएंगे। डॉक्टर रवि, इस पर एक राय आपकी भी चाहूंगी। देखिए, मनीष भाई ने भी बोला, घूम फिर के बातें वहीं पे आ रही है कि बद्दी में इन्होंने एक्साइज में छूट दिया, रोजगार आए। हम तो साफ करें, व्यापारियों को थोड़ा इनकम टैक्स में छूट दीजिए, लोगों को थोड़ा एजुकेशन दीजिए। और बजट का मतलब क्या होता है? बजट राष्ट्र हित में होना चाहिए, ना कि सरकार के हित में होना चाहिए। ये सरकार है कि व्यापार थोड़ी कर रहे हैं। तो जब तक देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्। जब तक सब लोग सुखी कैसे रहेंगे? जब सबके लिए रोजगार होगा, सबके लिए शिक्षा होगा। हम क्या करें? इतना ले लो, इतना ले लो, इतना ले लो। उससे 5 केजी अनाज से महीना नहीं चलता है, ना हमारा ना आपका, किसी का नहीं चलता है। अगर आप बजट में ये लाना चाह रहे हैं कि हम 5 केजी का अनाज को बढ़ा के 7 केजी कर देंगे, तो उससे भी घर नहीं चलेगा। फिर भी उसको रोजगार के लिए कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा। तो अच्छा, हम एग्जाम्पल लेते हैं चाइना का, अमेरिका का। तो चाइना और अमेरिका की गवर्नमेंट कितना रोजगार जनरेट करती है। गवर्नमेंट सेक्टर में वहां भी रोजगार बहुत कम है। हम वहां भी उन्होंने इंटरप्रेन्योर्स को जो टैक्स दे रहे हैं उनको इनकरेज किया। तो हमारे लिए टैक्स देने वालों को इनकरेज करना है। हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर तो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि एग्रीकल्चर जब तक नहीं हो तो खाएंगे क्या। तो टैक्स देने वालों को इनकरेज किया। और एग्रीकल्चर में भी एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान है कि अच्छा अगर एजुकेशन देंगे तो उसी जमीन में हम ज्यादा उपजा पाएंगे और ज्यादा रिवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। इकोनॉमी है तो हम हैं, फिर वही स्थिति हो जाएगी। 5 ट्रिलियन का ये नोट छपेगा, जिस तरह से छपता था जिम्बाब्वे में, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब जिम्बाब्वे देख लीजिए, वेनेजुएला देख लीजिए, करेंसी की क्या हालत हो गई। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार ने उनको अपंग बना दिया। वेनेजुएला का साफ उदाहरण है। सरकार हमें अपंग ना बनाए, हमें एक ऐसी पॉलिसी लाए कि घर में बैठा बच्चा भी बोले कि हमें पढ़ेंगे तो हमें रोजगार मिलेगा। और पढ़ाई, वो हिस्ट्री वाला अकबर आए थे, बीरबल गए, ये उस पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों से मिला। मैंने कहा, सर अंतिम बार आपने कब पढ़ा था? बोले जब तक हमारा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक हम पढ़े, उसके बाद हम उस ताम झाम में खो गए। तो पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि लगातार अपडेट, स्किल पर ज्यादा जोर होना चाहिए, बशर्ते किताबी नॉलेज। ठीक है, चलिए एक बार महेश जी, 2 चीजें, जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे, मनीषी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो SEZs हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं, उनको डिसेंट्रलाइज्ड, एक बात। और दूसरी बात, जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, दोनों का जवाब आपसे चाहूंगी कि क्या सोच सरकार की SEZ को लेकर हो सकती है और स्टार्टअप्स के लिए क्या कुछ इस बार सरकार ला सकती है? नवजोत जी, स्टार्टअप के लिए जो 2-4 चीजें सरकार जरूर कर सकती है, वो है एक पेटेंट का जो बैकलॉग है, जो नया आज के जो युवा है IIT और अलग अलग NIT से जो बहुत सारे इनोवेशंस आते हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर अलग अलग इनोवेशंस लेके आते हैं और उनको जब पेटेंट करवाने जाते हैं तो बहुत बड़ा बैकलॉग है। तो हो सकता है सरकार ये बजट के अंदर पेटेंट का जो फीस है या तो पेटेंट का इंसेंटिव दे कि इनकम टैक्स के अंदर कोई उसमें छूट दे सकती है। और SEZ का जो आपने प्रश्न पूछा, SEZ चाइना कैसे ग्रो हुआ, हम देखें ना तो उन्होंने क्या किया कि जो कोस्टल एरियाज थे वहां पे काइंड ऑफ SEZ डेवलप किया। दुबई के अंदर देखिए उनका जो डेवलपमेंट हुआ इनिशियल, वो SEZ से हुआ। तो मैं पैनलिस्ट से बिल्कुल सहमत हूँ। SEZ एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है कि हम एक एरिया को जो हमारे रूल्स है उससे एक अलग करके स्पीड पे ग्रो करें। और इससे क्या हो जाएगा कि भारत बहुत बड़ा देश है, जब हम डिसेंट्रलाइज करेंगे ना ग्रोथ का, तभी जो बाकी के हमें फ्रूट्स चाहिए वो मिलेंगे। अब जैसे गांव से एक महिला कैसे एक शहर में जॉब पे आएगी अकेली, बट उसके गांव के आसपास में कोई फैक्ट्री खुल जाए, कोई यूनिट मैन्युफैक्चरिंग का आ जाए,
तो उसको जरूर रोजगारी में वो भी आ जाएगी। और ये जो वेलफेयर इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, चाहे वो बैड पॉलिटिक्स हो, बट शुरू करने के लिए बहुत मुझे लग रहा है कि एक इंसेंटिवाइज किया जा रहा है फीमेल को कि आप पैसों के बारे में, खर्च के बारे में जानिए और धीरे धीरे आप इकोनॉमी के अंदर, और जब महिलाएं ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी आएगी नवजोत जी, तो जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ है वो ऑटोमेटिक आप समझिए कितनी % महिलाएं हैं आज जॉब कर रही है या तो बिजनेस में, बहुत कम है। तो ये बजट से हम उम्मीद रख सकते हैं, उम्मीद हम रख सकते हैं। चलिए भरत जी, देखिए एक चर्चा ये भी है आजकल कि लोगों को स्टॉक मार्केट का पहली बात तो एक्सपोजर काफी ज्यादा मिल रहा है और उसका असर सीधा सीधा बैंकों पर भी दिख रहा है। तो बैंकों में लोग जाहिर सी बात है कि कम डिपॉजिट कर रहे हैं, इसका असर अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ता है? मैम, बैंक में अगर पैसा नहीं रहता तो पूरा इकोनॉमी उससे अफेक्ट होता है, क्योंकि बैंक का काम ही है कि जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा लिक्विड फंड्स है वो उन लोगों के पास पहुंचा सके जिनको जरूरत है इन फंड्स की। तो बिकॉज अगर डिपॉजिट नहीं होता है तो वो पैसा आगे पहुंच नहीं पाता। इसके पीछे सिर्फ ये एक रीजन नहीं है कि बिकॉज लोगों के पास जो आपने रीजन मेंशन किया, उसके अलावा ये जो एनपीए का प्रॉब्लम है और जो बहुत सारे फ्रॉड्स निकल के आते हैं, बहुत सारे स्कैम्स निकल के आते हैं कि ये लोगों ने यहाँ से लोन ले लिया, लोन लेके भाग गए, और वो एनपीए का प्रॉब्लम अभी तक हम लोग जो सॉल्व नहीं कर पाए हैं, उस वजह से भी लोग डर रहे हैं बैंक में अपना पैसा रखने, क्योंकि कुछ कुछ बैंक बैंकरप्ट हो गए, लोगों की सेविंग्स अटक गई, ये भी प्रॉब्लम हुआ है। तो इसलिए वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी एक बहुत अच्छी चीज ये हुई कि गवर्नमेंट ऑनलाइन फ्रॉड के ऊपर बहुत सीरियस एक्शन ले रहा है, बहुत सीरियस स्टेप्स ले रहा है, बट अदरवाइज एनपीए का प्रॉब्लम अभी भी है। तो दैट इज ऑल्सो ओवरऑल, अगर बैंक में डिपॉजिट नहीं आएगा तो वो ओवरऑल इकोनॉमी को ही अफेक्ट करेगा। एक रिएक्शन डॉक्टर रवि आपसे, क्योंकि ये हमने देखा है कि मार्केट एक्सपोजर ज्यादा होने के बाद लोग पैसा बैंक की बजाय मार्केट में लगाते हैं। देखिए, पहले भी मार्केट में लगाते थे, अब भी लगाते हैं, इकोनॉमी बढ़ रही है कंपैरेटिवली सर अगर देखा जाए तो। ऐसा एक्चुअल डेटा तो हमने कहीं देखा नहीं, लेकिन कितना भी मार्केट में पैसा लगे डीमैट के थ्रू, आना तो बैंक के थ्रू है ना, तो इसका कोई मुझे डायरेक्ट इम्पैक्ट, यानी इसका ज्यादा असर नहीं होता। मनीष जी, एक डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि जब मैं किसी स्टॉक में पैसा लगाता हूँ, मार्केट में पैसा लगाता हूँ, तो वहां पर क्या है कि वो इन्वेस्टर के पास या जो शेयर होल्डर उसके पास पैसा आता है या जाता है। लेकिन जब बैंक में होता है तो बैंक का एक रूल है कि अगर बैंक के पास 100 रुपीज है तो 10 या 20 रुपया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रहेगा, जहां पर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, लाइक रोड बनाना, ब्रिज बनाना, पोर्ट बनाना। तो एक ये इम्पैक्ट है। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है एक्सपोजर। अगर किसी ने एक ऐसे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया जहां पर थोड़ा सा डाउन आता है, लोगों के पास पेशेंस नहीं है, तो वो फिर वो सस्ते दाम पर, महंगे पर खरीदते, सस्ते पर बेचते, तो फिर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट हमें बर्बाद कर दिया। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना अच्छा है, अच्छा रिटर्न है, लेकिन उसके जो कुछ मूलभूत नियम है उसको आपको अप्लाई करके करना है। और जैसा रवि जी ने बोला कि अल्टीमेटली जो पैसा है पहले बैंक से ही डीमैट अकाउंट में जाता है, डीमैट अकाउंट से फिर बैंक में ही आता है, तो उतना इम्पैक्टेबल नहीं है। लेकिन जो मूलभूत रूल रेगुलेशन है इन्वेस्टमेंट का, उसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीदें बहुत हैं इस बार बजट से। कल सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, जिस पर रहेगी हमारी नजर। बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी बजट को लेकर गुड न्यूज टुडे पर।